हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन यूनिट के लेक्चर 14, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और वो न्यूमेरिकल्स आपके किस पे बेस्ड होने वाले हैं, वो बेस्ड होने वाले हैं आपके हेनरी लॉ के ऊपर, रॉल्स लॉ के ऊपर, और जो हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर हम आज कुछ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है, उसमें कहता है कि यदि नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड, कि नाइट्रोजन गैस बबल करवाई जा रही है पानी के अंदर से इतने टेम्परेचर के ऊपर, देन हाउ मेनी मिलीमोल्स, तो कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन गैस के डिसॉल्व होंगे पानी के अंदर, और वो पानी कितना है, 1 लीटर है। यानी आपको किस तरीके से कहा गया है, आपको कहा गया है कि मान लेते हैं हमारे पास में एक कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपने क्या करवानी है, नाइट्रोजन गैस आप बबल करवा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस उसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी वो जो नंबर ऑफ मोल्स वो पूछ रहा है वो मिली मोल्स यूनिट के अंदर पूछ रहा है। किस यूनिट के अंदर पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मिली मोल्स के अंदर। और हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने मिलीमोल होते हैं, 1000 मिलीमोल होते हैं, 1000 मिलीमोल्स होते हैं। और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मिलीमोल, इस तरीके से। यानी मुझे ये जो वैल्यू निकालनी है वो मुझे मिलीमोल के अंदर निकालनी है। फिर कह रहा है अज्यूम दैट, कि मान लीजिए नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 0.987 बार, यानी जो प्रेशर जो अप्लाई कर रही है नाइट्रोजन गैस, वो प्रेशर कितना है, वो है 0.987 बार। ये प्रेशर की उसने वैल्यू दे रखी है हमें, और क्या दे रखा है हमें, KH की वैल्यू दे रखी है 76.48 किलो बार। तो यहां पे हम लिख लेते हैं गिवन के अंदर कि KH की वैल्यू है 76.48 किलो बार। अब देखो ये तो बार के अंदर है, लेकिन ये किलो बार के अंदर है, तो इसे एक बार बार के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलो बार में कितने बार होते हैं, 1000 बार होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दो 1000 से। तो जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करवाएंगे तो KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो करवाना एक बार, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 76,480, 76,480 बार। तो इतना आ जाएगा आपका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व, कि कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन गैस के डिसॉल्व होंगे। तो ये बात किसने बताई थी, ये बात हमें हेनरी लॉ ने बताई थी। और हेनरी लॉ ने हमें बताया था कि उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड सरफेस में, जितना ज्यादा उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर होगा। यानी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ ने हमें क्या बताया था, हेनरी लॉ ने हमें बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते थे तो P किसके बराबर आ जाता था, KH जाई के बराबर आ जाता था, है ना। तो जाई क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, और किसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं हम, नाइट्रोजन गैस की। तो यहाँ पे ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। और प्रेशर किसका है, नाइट्रोजन गैस का है, तो ये प्रेशर आ गया। मैंने इनके पैरों में N नाइट्रोजन लिख दिया कि ये बता रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस की बातें चल रही हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो जाई ऑफ N2 किसके बराबर आ जाएगा, देखो P ऑफ N2 है, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइड में ये किसके नीचे चला जाएगा, इसके पैरों में चला जाएगा, तो KH इसके पैरों में आ गया। अब देखो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना है, तो ये है 0.987 बार, तो 0.987 बार ऊपर लिख दिया। और KH की वैल्यू बार के अंदर कितनी आई थी, 76,480, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 76,480 बार। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस की, वो आ जाएगी आपकी 1.29 इंटू 10⁻⁻5। और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट होती नहीं है, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये तो आ गई हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस की वैल्यू। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दो। देखो जाई ऑफ N2 किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस में जिसके अंदर वो डिसॉल्व कर रही हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या है, देखो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस जो हम इसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, वो देखो किसके अंदर कर रहे हैं हम, मिली मोल्स के अंदर। यानी वाटर के कंपैरिजन में तो जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं यानी मोल्स हैं, वो तो क्या है, बहुत ही कम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस हैं वो वेरी 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 स्मॉलर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस की वैल्यू हमने ये निकाल रखी, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो
यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, कितनी है 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये हमने निकालना है तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये कैसे पता होगा, तो हमें पता है कि हम कितने लीटर के अंदर इसे डिसॉल्व कर रहे हैं, तो 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं वाटर के, गिवन मास बटे में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, यानी 1000 ग्राम है, डिवाइड में मोलर मास क्या होता है वाटर का 18 होता है। देखो 18 कैसे आया, वाटर का, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होगा 8वें नंबर पे आता है, 8 का डबल करोगे तो 16 हो जाएगा, यानी 18 इसका मोलर मास हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 55.5 आ जाएगा इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, देखो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, और डिवाइड में क्या है 55.5 है। तो जब ये इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई में 55.5। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 71.595 इंटू 10⁻⁻5। लेकिन ये किसके अंदर आया है, ये मोल्स के अंदर आया है। किसके अंदर आया है, मोल्स के अंदर। अगर मुझे ये मिली मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, देखो मिली मोल्स के अंदर, तो 1 मोल के अंदर 1000 मिली मोल होते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मिली मोल। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा दूं 10⁻³ के साथ में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिली मोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो करवा दीजिए, देखो -5 है और +3 है, तो क्या आ जाएगा 10⁻² रह जाएगा, और -2 की जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आ जाएगा 0.716 मिलीमोल इस तरीके से। तो ये कैसे आया, देखो यहां पे मैंने क्या किया, -5 और +3 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और -2 का मतलब है कि 0.2 अक्षर सरक जाना, तो यहां पे 2 अक्षर सरक जाएगा, तो 0.716 आ जाएगा आपका मिलीमोल आंसर। तो इस तरीके से आपने क्या करना था, ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, क्या कह रहा है कि आपसे कह रखा है एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, कि किस प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन विल हैव सॉल्युबिलिटी ऑफ, कि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होगी कितने, जो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कितनी है 0.05 ग्राम है, ठीक है, इन वाटर के अंदर एट 293 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, वो कह रहा है कि कितने प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और उसकी अमाउंट इतनी दे रखी है। और हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इन वाटर, जो हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है ऑक्सीजन के लिए वो कितनी है 34.86 किलो बार है। ठीक है, तो इसको अगर बार में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई किससे करवा दोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, अज्यूम द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो किसके बराबर है, वो सेम है एज दैट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो पानी की जो डेंसिटी है उतनी ही आपकी सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो यहां पे आपसे पूछ क्या रखा है, देखो यहां पे आपसे पूछ रखा है पार्शियल प्रेशर, और ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका हेनरी लॉ के ऊपर। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या क्या है। देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है। देखो किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं हम ऑक्सीजन को, ग्राम पर लीटर के अंदर, तो लीटर क्या है 1 लीटर है, और 1 लीटर के अंदर यानी 1000 ग्राम है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना हो गया हमारे पास में 1000 ग्राम हो गया। अब आ जाती है बात कि सॉल्यूट का कितना मास है। तो देखिए सॉल्यूट का ये मास दे रखा है कि भाई 0.05 ग्राम लीटर के अंदर क्या करना है, डिसॉल्व करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कह लो या फिर गैस कह लो, ठीक है, कितना दे रखा है 0.05 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सॉल्वेंट का कितना मास है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे। अब जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट का घटा देंगे तो सॉल्वेंट का रह जाएगा, यानी 1000 घटा 0.05, तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1000 ग्राम। देखो यहां पे मैंने इसे 1000 ग्राम ही क्यों लिख दिया। अब मान लेते हैं, देखो हमारे पास में क्या है 1000 ग्राम मेरे पास में कोई चीज है, और उसमें से 0.05 ग्राम अगर निकल भी रही है तो बिल्कुल मामूली अमाउंट निकल रही है। तो यहाँ पे हम इसको नेग्लेक्ट करके ओनली क्या मान लेते हैं 1000 ग्राम हम सॉल्वेंट का वजन मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना पार्शियल प्रेशर उसे लगेगा उसमें डिसॉल्व होने के लिए। तो आप यहाँ पे हेनरी लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो कर दो अप्लाई हेनरी लॉ, अप्लाई हेनरी लॉ।
और हेनरी लॉ ने बताया था कि जो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते थे तो क्या लग जाता था, KH, जाई लग जाता था। और किसके बारे में बातें चल रही हैं, ऑक्सीजन, तो इनके पैरों में हम ऑक्सीजन लगा देते हैं कि भाई ऑक्सीजन की बातें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, हमारे पास में दे क्या रखा है, देखो KH की वैल्यू उसने दे रखी है और क्या दे रखा है, जाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, नहीं दे रखा। तो हम यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला काम है वो है हमारा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आपने निकाल लेने हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम अमाउंट में आप डाल रहे हैं, वाटर के कंपैरिजन में बहुत ही कम अमाउंट है। देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा कम अमाउंट है, तो इसे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, नया फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं आप, गिवन मास बटे मोलर मास। देखो हम यहाँ पे निकाल के भी दिखा देते हैं, वाटर कैसे निकालेंगे। अब कितना पानी लिया था, तो गिवन मास कितना था, 1000 ग्राम था, तो ऊपर आप लिख लीजिए 1000 डिवाइड में मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है, तो डिवाइड में 18 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 55.5। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल गया, तो अब निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकलेगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेंगे, अब ये भी गिवन मास बटे मोलर मास से निकलेंगे, तो पहले इसे भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो गिवन मास कितना है ऑक्सीजन का, 0.05 ग्राम है, देखो यही तो है सॉल्यूट, तो ऊपर आ जाएगा गिवन मास 0.05 ग्राम डिवाइड में मोलर मास क्या होगा ऑक्सीजन का, देखो एक का होता है 16 और दो का कितना हो जाएगा 32। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 32 के साथ में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.56 इंटू 10⁻⁻3। ये किसके आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके ऑक्सीजन के। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल गया, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, यानी 1.56 इंटू 10⁻⁻3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी 55.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.81 इंटू 10⁻⁻5। अब क्या आ गया, ये मोल फ्रैक्शन तो हमारा निकल गया यहाँ पे ऑक्सीजन का, लेकिन हमें तो क्या निकालना था, हमें तो प्रेशर निकालना था, हमें तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था। तो देखो KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, KH की वैल्यू दे रखी है 34.86, तो यहाँ पे पुट कर दी 34.86। लेकिन ये तो किलो बार के अंदर है, अगर मुझे बार के अंदर बनानी है तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, कितनी है 2.81 इंटू 10⁻⁻5। जब आप इनकी सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, देखो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 0.98 बार। ये आपका आ जाएगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी इतना प्रेशर उसको रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने के लिए पर लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन के अंदर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर है और डाइक्लोरोमीथेन का जो वेपर प्रेशर है वो ये और ये दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखते चलते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या देके चल रहा है कि जो प्योर फॉर्म में जो क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर है वो दे दिया उसने 200 mm, और प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2 वो कितना दे दिया 415 mm दे दिया। ठीक है, ये वैल्यूज उसने दे रखी है हमें। फिर वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का, और वो सॉल्यूशन बनाया जाता है क्या मिक्स करके, 25.5 ग्राम तो आप उसके अंदर क्लोरोफॉर्म मिक्स कर रहे हैं और 40 ग्राम आप उसके अंदर क्या मिक्स कर रहे हैं, डाइक्लोरोमीथेन मिक्स कर रहे हैं। तो आपने उनका क्या निकालना है, आपने उनका वेपर प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। देखो किस तरीके से होगा सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका बेस्ड है रॉल्स लॉ के ऊपर, और रॉल्स लॉ ने क्या बताया था कि जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स के प्रेशर के जोड़ के बराबर होता है। और कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है और क्या है आपके पास में डाइक्लोरोमीथेन है, CH2Cl2 है ना। तो जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं P0 क्लोरोफॉर्म CHCl3 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 प्लस में P0 CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन और इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। हो गया, दोनों का हमने लिख दिया। अब क्या आ जाएगा, जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है उनकी वैल्यू तो यहाँ पे दोनों की दी रखी है, लेकिन हमने क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। अब मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है, देखो
तो जो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, देखो अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का अगर हम निकाल रहे हैं CHCl3, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे जो आपने दूसरा कंपोनेंट डाला है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। तो निकाल लीजिए, देखो गिवन मास बटे में मोलर मास। गिवन मास क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का गिवन मास इसने दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा 25.5 ग्राम। तो 25.5 ग्राम तो है गिवन मास बटे में मोलर मास क्या होता है क्लोरोफॉर्म का, इसका मोलर मास होता है 119.5। अगर आपको मोलर मास निकालना नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, सॉल्यूशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका मोलर मास हो गया। सिमिलरली यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दो, देखो इस तरीके से 25.5 अपॉन में 119.5 प्लस में इसका गिवन मास कितना है, गिवन मास इसका दे रखा है, देखो 40 ग्राम दे रखा है, तो 40 अपॉन में मोलर मास क्या आ जाएगा डाइक्लोरोमीथेन का, इसका होता है 85। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो इनके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.312। सिमिलरली आपने किसके मोल फ्रैक्शन निकाल लेने हैं, आपने निकालने हैं डाइक्लोरोमीथेन के मोल फ्रैक्शन। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, डाइक्लोरोमीथेन की, यानी CH2Cl2 के ऊपर आ जाएगी, डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 प्लस में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा कैसे आएगा, गिवन मास बटे में मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका, गिवन मास है 40 ग्राम और मोलर मास कितना है, मोलर मास है इसका 85। तो कर दीजिए 40 अपॉन में 85 डिवाइड में 40 अपॉन में 85 प्लस में गिवन मास कितना है, क्लोरोफॉर्म का कितना है 25.5 है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, डिवाइड में मोलर मास कितना है 119.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.688। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यूज आ चुकी हैं, मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं इन वैल्यूज को एक बार इकट्ठा करके लिख लेता हूं। देखो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ जो क्लोरोफॉर्म की वैल्यू आई है हमारे पास में, वो आई है कितनी 0.312 और मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी वैल्यू आई है, जो डाइक्लोरोमीथेन था CH2Cl2 उसकी वैल्यू आई है 0.688। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज आ चुकी हैं, पी नॉट्स की वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। अब इनकी जो वैल्यूज हमने निकाली हैं वो वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो कर दीजिए, देखो पी ऑफ सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी, यहाँ पे पी नॉट CHCl3 की वैल्यू है 200, तो यहाँ पे 200 पुट कर दिया मल्टीप्लाई में। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या निकाली है क्लोरोफॉर्म की, आपने निकाली है 0.312 प्लस में पी नॉट की वैल्यू कितनी है 415, तो यहाँ पे पुट कर दिया 415 मल्टीप्लाई में। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है 0.688। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या बन जाएगा प्रेशर, देखो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 62.4 प्लस में जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 285.5। तो देखो दोनों का आंसर आ गया। जब आप इन्हें प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 347.9 mm। तो यही हमें क्या करना था, सॉल्यूशन का प्रेशर हमने कैलकुलेट करना था। तो सिंपल सा सॉल्यूशन था हमारा, इस तरीके से आपने करना था। तो देखो यहां से हमारी किस किस चीज की वैल्यू निकल चुकी है, देखो P ऑफ CHCl3 की वैल्यू आ चुकी है, ये वाली प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का, और ये वाला किसका प्रेशर है, ये है डाइक्लोरोमीथेन का। तो इनकी वैल्यूज भी हम कॉलम में एक तरफ लिख लेते हैं क्योंकि ये अगले पार्ट में हमारे काम आएंगी। तो यहां पर लिख लेते हैं, देखो P ऑफ CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 62.4। तो क्लोरोफॉर्म का जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी आई है 62.4, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 62.4 mm, इतनी वैल्यू आई है। और P ऑफ डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आपकी आई है 28.5 mm, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 28.5 mm। अब सभी की वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं ईच कंपोनेंट के, यानी हमारे पास में 2 ही कंपोनेंट थे। तो वेपर फेज के अंदर हम मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो हम y के द्वारा उसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन है तो हम y ऑफ क्लोरोफॉर्म लिख देंगे, और अगर हम मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाइक्लोरोमीथेन के तो हम लिख देंगे y ऑफ CH2Cl2। और इनका फॉर्मूला क्या होता है, देखो P ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऊपर हम क्लोरोफॉर्म का प्रेशर लिख देते हैं, डिवाइड में हम लिखते हैं P टोटल यानी सॉल्यूशन का प्रेशर होता है। सिमिलरली अगर हम डाइक्लोरोमीथेन के मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वेपर फेज के अंदर तो फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं P ऑफ CH2Cl2 अपॉन में P टोटल।
अब यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो P ऑफ CHCl3 हमने क्या निकाला था, अभी अभी निकाला था 62.4 था हमारी इसकी वैल्यू, डिवाइड में P टोटल की वैल्यू क्या थी, अभी अभी निकाली थी। देखो P टोटल की वैल्यू शायद आप भूल चुके हैं, सॉल्यूशन की वैल्यू हमने निकाली थी 347.9 mm, ये वैल्यू हमने निकाली थी। तो यहाँ पे P टोटल यही तो था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 347.9 mm। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.18। तो ये किसके मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है क्लोरोफॉर्म के वेपर फेज के अंदर। सिमिलरली आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो P ऑफ CH2Cl2 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी 28.5, डिवाइड में P टोटल की वैल्यू कितनी है 347.9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.82। तो ये किसके मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है आपके डाइक्लोरोमीथेन के वेपर फेज के अंदर। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट सॉल्यूशन करना था इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हमें क्या दिया गया है, दो लिक्विड दिए गए हैं, एक है X एक है Y, और उन दोनों को मिक्स करके आपका क्या बन रहा है, आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। अब वो कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा उसमें क्या होगा, 3 मोल्स आपके X के हैं और 1 मोल अगर आपका Y का है तो प्रेशर इतना बनेगा। और दूसरे केस के अंदर कह रहा है कि अगर X के 4 मोल कर दिए जाते हैं और Y का 1 मोल कर दिया जाता है और फिर उन्हें मिक्स करके जो वेपर प्रेशर आता है सॉल्यूशन का वो आता है आपका 560 mm। तो कह रहा है कि X का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर बताओ और Y का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर बताओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रॉल्स लॉ को फिर से याद करते हैं। उसने हमें क्या बताया था, उसने हमें बताया था कि जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो उसके कंस्टिट्यूएंट प्रेशर के जोड़ के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, P ऑफ X प्लस में P ऑफ Y हम जोड़ देंगे, यानी X और Y का जब हम प्रेशर को जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाता है। और P ऑफ X किसके बराबर था, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं P नॉट X और Xi किसका, X का, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ X, प्लस में Y के में क्या लिख सकते हैं, P ऑफ Y को लिख सकते हैं P नॉट Y प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ Y कंपोनेंट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है प्योर फॉर्म में, यानी P नॉट X और P नॉट Y की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ X किस तरीके से निकालोगे, ये निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X कितने दे रखे हैं, देखो पहले केस के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X दे रखे हैं 3 मोल दे रखे हैं X के और 1 मोल दे रखा है Y का। तो निकाल लीजिए X के 3 बटे में 3 प्लस 1 कितना आ गया, 3 बटे 4 आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जीरो पे चल गया, 0.4 4 24 4 28 यानी 4 5 20 यानी 0.75 के आ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ X आ गए। सिमिलरली आप मोल फ्रैक्शन ऑफ Y निकाल लीजिए। अब Y कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X। तो यहाँ पे Y के कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, 1 थे, तो 1 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस 3 इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि X के कितने थे, 3 थे, तो 1 बटे 4 आ गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ गया नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल फ्रैक्शन आ गए आपके 0.25। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका, दोनों के मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज आ चुकी है। अब देखो जब ये 3 मोल आपके किसके थे, X के थे, और 1 मोल किसका था, आपका Y का था, तब आपका प्रेशर बन रहा था 550 mm Hg। तो यहां पे लिख लेते हैं कि 550 mm Hg बन गया था। अब P नॉट X की वैल्यू तो आपने निकालनी है, तो P नॉट X तो एज इट इज रहेगा। X की वैल्यू कितने निकाली है, 0.75, तो मल्टीप्लाई में कर दो 0.75 प्लस में P नॉट Y की वैल्यू कितनी है, ये तो आपने निकालनी है, P नॉट Y इंटू में एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, जाई वाई की वैल्यू 0.25 निकाली है, तो 0.25 हमने पुट कर दी। इसको इक्वेशन नंबर नाम मान लो 1। अब हम दूसरे केस के ऊपर आ जाते हैं। देखो ये तो था हमारा केस नंबर फर्स्ट, अब हम केस नंबर सेकंड के ऊपर आ जाते हैं। केस नंबर सेकंड के अंदर वो कहता है कि अगर एक्स के मोल हो जाते हैं 4 और y के मोल हो जाते हैं आपके 1, तब वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी वेपर प्रेशर कितना हो जाता है आपका, 560 mm हो जाता है। तो 560 mm हो जाएगा कब, जब P नॉट X तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अब मोल फ्रैक्शन जो है आपके जाई X वो सेकंड केस के लिए निकालना पड़ेगा। तो सेकंड केस के लिए क्या आ जाएगा, देखो जाई ऑफ X इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स X कितने हो गए थे, 4 हो गए थे सेकंड केस में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो X कितना है, 4 प्लस 1 हो गया, यानी 4/5, तो कितना आ गया, 0.8 आ गया। तो ये तो आ गया जाई ऑफ X आ गया। सिमिलरली सेकंड केस के लिए हम जाई ऑफ Y निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं जाई ऑफ Y। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y कितने हैं, 1 है,
तो ऊपर 1 आ गया और टोटल कितना आ जाएगा 4 + 1 5 आ गया। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ गया। तो ये निकल गया हमारे पास में xi ऑफ y निकल गया सेकंड केस के लिए, दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं सेकंड केस के लिए। अब उनको यहां पे सिमिलरली फिर से पुट कर देते हैं। तो देखो P0x तो हमने निकालना था मल्टीप्लाई में, xi ऑफ x की वैल्यू क्या आई है सेकंड केस के लिए 0.8 आई है, तो यहाँ पे 0.8 लिख लेते हैं। प्लस में P0y हमने निकालना है तो P0y लिख लेते हैं। xi ऑफ y की वैल्यू क्या आई है सेकंड केस के लिए, देखो वो निकाली है 0.2, तो मल्टीप्लाई में 0.2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब जब भी ऐसी दो इक्वेशन आ जाती हैं तब हम उसमें क्या लगते हैं, मैथ वाला जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी किसी एक टर्म को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, सेम करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे इनको साफ कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट आगे प्रोसीजर करते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास में दो इक्वेशन बन चुकी हैं, अब हम एक टर्म को क्या करने की कोशिश करते हैं, सेम करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका तो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 25 है, और 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 100 का 100 यानी 1 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 5 10 यानी 1 आ जाएगी इसके केस में। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 4 एंड इक्वेशन 2 विद 5 करिए। एक को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो करके देखना, देखो एक को हम किससे कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 0 0, 4 5 20 की 0 हासिल पाई 2, 4 5 20, 20 और 2 22 यानी 2200 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3, तो ये बच गया 3 P0x। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास में देखो 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका 100 यानी एक ही रहने वाला है, तो प्लस में P0y आ गया, P0y। अब सेकंड इक्वेशन को क्या करो, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 5 0 0, 5 6 30 की 0 हासिल पाई 3, 5 5 25, 25 और 3 28 यानी 2800 आ गया। नेक्स्ट आगे क्या है, अगर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजे 40 यानी 4 आने वाला है, तो 4 P0x आ गया, यहाँ पे आ गया। और P0y क्या आएगा, देखो 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10 यानी 1 आने वाला है, तो P0y लिख दो, P0y। अब क्या करो, यहाँ पे देखो जो मतलब जो बड़ा है उसके क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। तो इसको इक्वेशन नंबर नाम 3rd मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर नाम क्या मान लेते हैं, 4th मान लेते हैं। अब ये बड़ा है तो बड़े में से इसको घटा देते हैं, तो इसको जब घटाएंगे तो 4 - 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि 4 इक्वेशन में से मैंने किसको माइनस कर दिया, 3 इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया। तो माइनस करोगे तो देखो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, क्या बच जाएगा, P0x बच जाएगा, बराबर में 2800 में से 2200 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 600 आपका आ गया P0x की वैल्यू। अब इस P0x की वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ P0x इन इक्वेशन 3 के अंदर आप जैसे ही पुट करेंगे तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2200 इज इक्वल टू 3 इंटू P0x की वैल्यू कितनी है, 600 है, प्लस में P0y। अब देखो 600 गुणा में 3 कितना होता है, 1800, और 1800 यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2200 में से जब आप 1800 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 400 बच जाएगा। तो 400 आपका आ जाएगा P0y। और यही आपने क्या करना था, कैलकुलेट करना था कि प्योर फॉर्म में आपने प्रेशर कैलकुलेट करना था Px का और y का, कि x कंपोनेंट का कितना प्रेशर है और y कंपोनेंट का कितना प्रेशर है। तो ये थे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि किस पे बेस्ड थे, आपके हेनरी लॉ के ऊपर और रॉल्स लॉ के ऊपर। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा है आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।